हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जनरली डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है आपके पास जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट भी। अब ये यूनिट है जनरली आसान, मतलब आपके पास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अगर आप देखो तो बहुत इजी यूनिट है और टोटली आपके पास कहते हैं ना 9th-10th बेस्ड है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे के चलेंगे तो इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है ये, और इनऑर्गेनिक या हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग 9th-10th में एस पढ़ते थे जहाँ मेटल्स और मिनरल्स इनके बारे में डिस्कस करते थे, वही बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी सी यूनिट है। एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम पेजेस इनके यूज़ किए गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में इसके लेक्चर हैं, और यहाँ भी हम लोग भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको ख़त्म करने में। आपके पास 5 से 6 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। बट सिंपल सी बात है, वही हम लोग जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे थे वही बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं कि लाइन टू लाइन पढ़ के चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई कंसेप्ट छूटता है तो सिंपल सी बात है, नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा, और नुकसान ना हो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी, जेआरबी, प्रदीप, जो भी आप लोग बुक प्रेफर करते हो उसको लेके चलिए। लेके चलने के बाद आप इसके यूनिट को पढ़िए अच्छे से, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टिपिकल नहीं है। कोशिश करेंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ तो इतना ज़्यादा आपके पास मुश्किल है नहीं। सिर्फ लेक्चर देखिए, लाइन टू लाइन नोट्स बनाइए, सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अभी एमसीक्यू में भी आने वाले हैं, यूटी में भी आने वाले चैप्टर हैं आपके पास, तो थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो इजीली हमारे पास मेथड और इजी हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास किसका कहता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे, या फिर बात करेंगे किसकी, कहते हैं कि आपके पास जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, या फिर इसको शॉर्ट करके लिखना तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, किसी मेटल को निकालना। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे भाई, तो आपको पता है कि भाई पुराने टाइम में, अभी की बात करते हैं तो हमारे पास जो चट्टान है, बड़े बड़े आपके पास पहाड़ है, वहाँ पर आपके पास ये जो क्या कहते हैं ना, आपके पास मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, या जो भी हम लोग एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं वो आपको बड़े बड़े पत्थर चट्टानों की फॉर्म में, बिग प्लैम की फॉर्म में मिलते हैं। फिर उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके अपने यूज़ करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को वहाँ से निकालते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ स्टडी करना है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है। देखिए आपके पास नेटिव स्टेट, कंबाइंड स्टेट, मिनरल और मेटलर्जी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, ये हमारे पास 4 पॉइंट आएंगे जो हमारा सिलेबस है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट है जो हमारा सिलेबस है। तो इनके बारे में देखिए, इनको सबको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मिनरल्स और ओर के बारे में पढ़ेंगे। भाई कुछ आपके पास मिनरल्स हैं, उनके और कौन कौन से होंगे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि भाई कुछ एलिमेंट है, इनके कौन कौन से और होंगे, कौन से नहीं। तो इनके बारे में देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके पास नेटिव और कंबाइंड स्टेट के बारे में डिस्कस किया है, और फिर कुछ मेटल्स के मिनरल्स दिए हैं और उनके फॉर्मूले यहाँ डिस्कस किए हैं। जैसे ये मेटल्स हैं, इन मेटल्स के यहाँ पर आपके पास मिनरल्स दे रखे हैं, और इन मिनरल्स के यहाँ पर आपके पास क्या दे रखे हैं, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, जब हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं तो कुछ आए चाहे ना आए, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी तो मैंने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में यूज़ होने हैं। आगे जाके मैं इसको थोड़ा सा और आपके पास जब भेजूंगा, जब पीडीएफ भेजूंगा तो आपके पास और थोड़ा सा इसको वाइड कर दूंगा, थोड़ा सा और चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा चली जाएंगी वहाँ। तो एक एक दो एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने हैं। तो पहली बात आपको याद रखना है कि सर ये नेटिव स्टेट क्या होता है, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे नेटिव स्टेट, यहाँ पे ये नेटिव स्टेट क्या होता है। तो देखिए नेटिव स्टेट आपके पास ऐसा होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे स्टेट की जहाँ पर किसी भी एलिमेंट या एटम पे किसी एटमॉस्फेरिक गैसेस का आपके पास क्या हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नेटिव स्टेट का। तो ऐसे स्टेट में कौन पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जनरली तो हम लोग सिल्वर और गोल्ड की बात करेंगे। सिल्वर, गोल्ड, ये आपके पास प्रॉफिट कहाँ मिलते हैं, जो आप देखोगे कि अगर पुराने टाइम में आपने कोई गोल्ड लिया और उस गोल्ड को मिट्टी में दबा दिया, आज से 200 साल पहले आपने दबाया था, अब आपके पास यूज़ कर रहे हो उसको, तो एज इट इज़ गोल्ड का जो कंपोजिशन है वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। आपने सुना भी होगा बहुत सारे मंदिरों में जब खजाना निकलता है तो उसमें आपके पास गोल्ड की, इनकी, सिल्वर की या चांदी की मूर्ति आपके पास एज इट इज़ निकलती है।
तो दैट इज नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब ही यहाँ पे हो गया जिन पे कोई भी एटमॉस्फेरिक गैसेज का कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको हम लोग किसका नाम देंगे, नेटिव स्टेट का। अगर आप बात करते हो सर कंबाइन स्टेट की, तो ऐसा कंपोनेंट जिन पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट पड़ता हो, जैसे कार्बन का आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, मोनोऑक्साइड का, सल्फर मोनोऑक्साइड का, इनका उस पे उस मेटल पे इफेक्ट पड़ता हो, तो उसको हम लोग किसका नाम देंगे आपके पास, कंबाइन स्टेट। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे को क्या किस में मिलती है, जनरली कंबाइन स्टेट में। हमारे अपने को नेटिव स्टेट में बहुत ही कम चीज़ें, मतलब 1% आपके पास मेटल नेटिव स्टेट में मिलते हैं, बाकी 99% आपको कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। तो पहली दो बातें तो ये याद रखोगे आपके पास कि सर ये नेटिव स्टेट क्या होता है और कंबाइन स्टेट क्या होता है। तो नेटिव स्टेट ऐसा हो गया कि एलिमेंट विच आर द नॉट अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नेटिव स्टेट। और अगर आपसे कहता है कि सर कंबाइन स्टेट की, तो जहाँ पर इन एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट पड़ता हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंबाइन स्टेट। तो ये मैंने जो जितने लिख रखे हैं सब कंबाइन स्टेट का कॉम्बिनेशन है। नेटिव स्टेट में हम लोग सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो गोल्ड, सिल्वर, मर्करी इनको जानते हैं, प्लेटिनम इनको, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं कि सर आपके पास कि ये मेटल और मिनरल्स के बारे में क्या है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर करनी चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं सर, या और क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, मिनरल्स क्या होते हैं, अगर आप मिनरल्स की डेफिनेशन बताओगे तो डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना करना है कि वे नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन फॉर्म विच द मेटल अकर इन द, किसके साथ, कहता है कि इन द अर्थली इम्प्योरिटी, यानी ऐसा मेटल आपको जो अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, ऐसा मेटल जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, किसमें, कंबाइन स्टेट में, कुछ इम्प्योरिटीज के साथ, उसको हमने नाम दिया किसका, मिनरल्स का। बात समझ में आ गई। तो ऐसा मेटल कह सकते हो आप जो अकर करते हैं हम लोग किससे, कहता है कि भाई आपके पास नेचुरल प्रोसेस या आपके पास कोई फिजिकल एंड केमिकल मेथड विद किससे, तो कहता है कि विद मतलब किसके साथ मिलेगा, विद इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आपके पास कुछ भी हो सकती है, उसमें 99% भी हो सकती है, 1% इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड, उसको नाम देंगे मिनरल्स का। तो मिनरल्स आपने क्या कहा कि सर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन फॉर्म विच, किससे, कहता है कि मेटल अकर in the earthly impurity या in the earthly along the impurities are called minerals। यही अगर जिक्र कर जाए किसका, ओर्स का, कि आपके पास और क्या होंगे, तो और के लिए क्या कहोगे कि मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट, यानी ऐसा आपके पास मेटल जिसको आप लोग क्या करते हो, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उस जो रॉ मटेरियल है, रॉ प्रोडक्ट है, उसको हम लोग किसका नाम देंगे, और का नाम देंगे। बस समझ में आ गई। मिनरल्स तो क्या हो गए जो कंबाइन स्टेट विद इम्प्योरिटी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और क्या हो गए जिनसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी मेटल को, बस समझ में आ गई। इकोनॉमिकली एंड आपके पास किसके साथ, कन्वेंशनली, यानी आपके पास एक मेथड के थ्रू और एक आपके पास फाइनेंशियली उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। इसमें एक छोटा सा आपको पॉइंट याद रखना है कि जितने भी आपके पास और होते हैं, ऑल और आर मिनरल्स, पर all minerals are not ore, all ores are minerals, ठीक है। बट क्या होगा, जितने और है वो सारे मिनरल्स होंगे, पर जितने मिनरल्स वो सारे और नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट, कि भाई किसी भी रॉ मटेरियल से किसी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये स्टडी किया कि एक्चुअल में ये मेटल मिलते कहाँ हैं, किस स्थिति में पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि सर हमारे पास दो स्टेट होते हैं, एक तो कम नेटिव स्टेट और दूसरा कंबाइन स्टेट। नेटिव स्टेट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट पड़ता हो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर इफेक्ट पड़ता हो, दैट इज कंबाइन स्टेट। और नहीं पड़ता हो तो क्या बोलेंगे उसको, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम लोग गोल्ड, सिल्वर, आपके पास मर्करी, इनकी बात करेंगे तो वो आपके पास नेटिव स्टेट में मिलते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो सारे किसमें मिलते हैं, कंबाइन स्टेट में। तो आपको ये पता लग गया कि नेटिव स्टेट क्या है, कंबाइन स्टेट क्या है। मिनरल्स पता लग गया कि साथ जहाँ हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद इम्प्योरिटीज, ठीक है, उसको हम लोग मिनरल नाम दे रहे हैं। और आपको पता लग गया कि ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें इकोनॉमिकली और आपके पास किसमें कन्वेंशनली आप एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल को किसी रॉ से, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, और का। जितने और हैं वो सारे मिनरल्स हैं, पर जितने मिनरल्स हैं वो सारे और नहीं हैं।
तो हमने यहाँ कुछ मेटल डिस्कस किए कि सर सबसे पहले हम लोग अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में देखो 4 है। एक तो पहला एल्युमिनियम है, दूसरा कॉपर है, तीसरा आयरन है, चौथा जिंक है। तो इन चारों को ही हम लोग यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय एनी मेथड और इन्हीं को प्योरीफाई करेंगे। तो पहली बात आपके पास ये पूछी जाएगी कि सर एल्युमिनियम के कौन कौन से और होते हैं, सॉरी मिनरल्स होते हैं। तो हमारे पास एल्युमिनियम के बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और चाइना क्ले। वैसे भी आपके पास एक दो और फालतू मिल जाएंगे, हमने जो यूज करने हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर बॉक्साइट की बात करते हो तो Al2O3 आपके पास x मोल ऑफ वाटर लिखा मिले चाहे 2 मोल्स ऑफ वाटर में लिखा मिले, बात एक ही है। कोरंडम, Al2O3 को कोरंडम बोलते हैं। आपको याद होगा एक कोरंडम वर्ड आया था, एक कार्बोरंडम आया था। तो कार्बोरंडम हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते थे, कोरंडम हम लोग किसको बोलते हैं, Al2O3 को। फिर क्रायोलाइट की बात करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Na3Al(F6), वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये पहले लिखने आने चाहिए तभी आप रिएक्शन लिख सकते हो, अदरवाइज इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको पता होना चाहिए क्रायोलाइट होता क्या है। तो आपके पास Na3Cl(F6), दिस इज क्रायोलाइट। तो हम लोग इसका यूज करेंगे क्रायोलाइट का। फिर आपसे पूछता है चाइना के लिए क्या है, तो Al2O3, 2 मोल्स ऑफ आपके पास SiO2 और 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले आप ये 4 याद करोगे कि भाई बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, कार्बोरंडम क्या होता है, क्रायोलाइट क्या होता है और चाइना क्ले क्या होता है। दैट्स इट। इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, आपको याद करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप याद इजिली कर सकते हो। इसके लिए कैसे, देखिए अगर आपको लगता है कि सर इसमें थोड़ा सा कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको इस तरह से लिख लो और वापस अब इसको कर लो, कुछ नहीं है। आपको जो इजी लगता है, आपको लगता है कार्बोरंडम इजी लगता है तो पहले इसको लिख लो, सर दिस इज Al2O3। आपको लगता है क्रायोलाइट तो Na3Al(F6), इसको लिख लो। आपको लगता है चाइना क्ले तो Al2O3, फिर क्या लिखा था आपने, 2 मोल्स ऑफ SiO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O, दैट्स इट। बॉक्साइट क्या था, Al2O3, x मोल ऑफ H2O कर देना चाहे 2 मोल ऑफ H2O कर देना, दैट्स इट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया आपके पास किसका, कि इस मेटल के ये मिनरल्स होंगे और इनके फार्मूले ये आपके सामने होंगे। ऐसे ही सिमिलर आप किसके लिए लेके चलोगे, कॉपर के लिए। कि कॉपर के लिए कौन आएगा, सबसे पहले आता है मेलाजाइट, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, वुरजाइट, जैसे एजुराइट, ठीक है। तो मेरे पास मेलाजाइट है तो क्या मिलेगा, CO3 आपके पास COOH होल ट्वाइस, ये आपके पास फॉर्मूला मिलेगा इसका मेलाजाइट का। बहुत कुछ आता है AIPMT में, ध्यान रखना इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नीट के अंदर या जेई मेंस में आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप जेई मेंस की बात कर रहे हो चाहे नीट की बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपके पास, किसी भी मेटल का मिनरल्स पूछ लेगा वो। तो उसका फार्मूला आपको टैली होना चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर ये मेटल ये इसके मिनरल्स है, ये इनके फार्मूले हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ क्यूप्राइट, तो आपको पता है कि CuFeS2। आपके पास बात कर, सॉरी कॉपर पायराइट अगर बात करता है क्यूप्राइट तो आपको पता है Cu2O। अगर आपके पास कहता है कि एजुराइट, तो एजुराइट हमारे पास इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखिए, सिर्फ आपके पास 2 मोल्स ऑफ दिस, ये 1 मोल ऑफ दिस। अगर 2 मोल्स लेंगे तो एजुराइट हो जाएगा, और आपके पास 1 मोल की बात कर रहे हैं CuCO3 की, तो कितना हो जाएगा आपके पास, मेलेसाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान देना, और ध्यान देके चलोगे तो ही आपके पास इजी रहेगा। हेमेटाइट आयरन के लिए अगर बात करते हैं, सबको पता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट आपके पास पता है कि आयरन सल्फाइड की बात करेगा FeS2, सिडराइट की बात करता है तो कार्बोनेट की है FeCO3। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हो तो जिंक का दे दिया, जिंक ब्लेंड ZnS सब जानते हैं, जिंक साइड ZnO, कैलामाइन ZnCO3। तो इनके देखो सल्फाइड के, कार्बोनेट के, ऑक्साइड के, इनके डिफरेंट और मिले हमें, कि कोई सल्फाइड के हैं, कोई फ्लोराइड के हैं, कोई कार्बोनेट के हैं। तो ये डिफरेंट में ही आपको याद करने हैं। हालांकि मैं आपको सारा PDF दे दूंगा, पर फिर भी आपको लेके चलना है कि सर हमें कैसे याद होगा। तो 1 बाय 1 आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, तभी आप यूनिट में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो यूनिट में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आप ध्यान रखोगे। नहीं तो यूनिट में बढ़ने के लिए क्या है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा, मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ क्रायोलाइट क्या होता है, आपको क्रायोलाइट ही नहीं पता, फायदा क्या। अगर मैं पूछ रहा हूँ मेलेसाइट क्या है, मेलेसाइट ही नहीं पता, तो फायदा क्या। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो AIPMT में
नीट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई नहीं पूछता एक्सट्रैक्शन को कि भाई मिनरल्स क्या है और क्या है, बट ये चीज़ें बहुत पूछ जाती है आपसे। क्लियर है? तो आई होप इसमें देखिए आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई सीक्वेंस बनाना है, कुछ याद करने का कोई तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में। इसके बाद देखिए आगे हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया नेटिव स्टेट, ऐसा स्टेट जिसपे एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट पड़ता हो, दैट इज नेटिव स्टेट। सॉरी नहीं पड़ता हो जिसका नेटिव स्टेट, और जिसपे पड़ता हो क्या कहलाएगा, कंबाइंड स्टेट। हमारे पास 90% चीज़ें किसमें मिलती है, कंबाइंड स्टेट में, ना कि नेटिव स्टेट में। फिर हमने पढ़ा मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स आपने बताया कि सर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन फॉर्म विच मेटल अकर किसके साथ, कहता है कि इन द इम्प्योरिटी अलॉन्ग विद, कहाँ कहता है कि अर्थली इम्प्योरिटी अलॉन्ग विद किसमें, कि आपके पास इम्प्योरिटीज के साथ बात करेंगे। तो वो हमारे पास क्या थे, मिनरल्स थे, और जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मेटल को, दैट इज और। जितने और थे वो सारे मिनरल्स हो सकते हैं, जितने मिनरल्स थे वो सारे और नहीं हो सकते। अब यहाँ जिक्र करेंगे किसका, सर ये मेटलर्जी क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, मेटलर्जी, किसकी बात कर रहे हैं, मेटलर्जी की। तो मेटलर्जी की अगर आप बात करते हो तो देखिए मेटलर्जी है क्या भाई, ऐसा प्रोसेस जहां पर आप लोग ना किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो किसी मिनरल्स या ओर से, तो उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, मेटलर्जी का। कि मेटलर्जी की अगर आप डेफिनेशन बताते हो, कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और आर कॉल्ड मेटलर्जी। भाई किसी ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो ये आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटलर्जी का। मेटलर्जी जनरली 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जैसे जैसे आता रहेगा कि जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग प्योरीफाई कर रहे हो या आपके पास एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में आपके पास सॉल्वेशन यानी वाटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपके पास पायरोमेटलर्जी में भी हम लोग सारी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कंसेप्ट आएंगे, जैसे हम लोग कर वही रहे होंगे कि भाई किसी और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो अलग अलग सिस्टम से अलग अलग हम लोग लेके चलेंगे। तो पायरोमेटलर्जी पढ़ेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे। बस समझ में आ गई। फिर अब आगे चलो कि सर इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये सारे इंट्रोडक्शन के पार्ट है, जो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इन सब की डेफिनेशन आप लोग बुक से टैली करके चलोगे, कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं। आगे देखिए, अब इस यूनिट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपके पास कैसे है कि मेटलर्जी अगर आप करते हो तो सम इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशन। भाई अगर मैं यहाँ से ओर है और इस ओर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मेटल, तो कितने स्टेप मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं इस ओर से इस मेटल तक पहुंच जाऊं। बात समझ में आ गई। तो जनरली आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि जो ओर है वो आपको बिग प्लेट, बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे। कि अगर हम बात करते हैं कि अर्थ क्रस्ट की, अगर पृथ्वी पे बात करते हैं कि ये और जो है आपको मिनरल्स जिनकी बात कर रहे हैं, ये अर्थ क्रस्ट पे मिलेंगे कैसे, ऐसे तो है नहीं कि राह चलते पड़े मिल जाएंगे, मिलेंगे कहाँ पे, तो ये अपने को मिलते हैं कहाँ पे, ये अपने को सारे मिलते हैं बिग प्लैम, बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में, और वहां से हम लोग इसको लेके आते हैं और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में इसको 4 मेथड में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला मेथड आपके पास क्या होगा, आप सबसे पहले अगर आप और लेके आते हो तो और में सबसे पहला आपके पास मेथड होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या बोल रहा हूँ, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा मेथड आता है आपके पास क्या, कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तीसरा मेथड आपके पास क्या आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। चौथा मेथड आपके पास क्या आएगा, रिफाइनिंग। और पांचवा मेथड आपके पास, सॉरी चौथे पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। यानी आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जब आपके पास ओर आएगा तो ओर को आप क्रस्ट करोगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जैसे बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में आते हैं, वो ट्रकों से आपके पास मिल पे जाएंगे, यानी वहाँ डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर उसके क्या होंगे, एक छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में चेंज होंगे वो। तो किस मेथड से चेंज होंगे, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट 6 मेथड पढ़ेंगे। हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्लोथ फ्लोटेशन, लीचिंग। ये आपके पास 6 मेथड आएंगे जिसमें हम लोग और से क्रशिंग में कन्वर्ट होंगे। फिर आप आओगे कहाँ, सॉरी क्रशिंग से कहाँ आओगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ जो
अनवांटेड इम्प्योरिटी होंगी उनको रिमूव करेंगे। उनको रिमूव किससे करेंगे? तो इन 6 मेथड से उनको रिमूव करेंगे। बात समझ में आ गया? फिर आप आगे चलोगे एक्सट्रैक्शन, फिर यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको रिफाइन करके कहाँ आ जाएंगे? मेटल में आ जाएंगे। तो ये हमारा जर्नली आपके पास क्या है? सिलेबस होगा जिसको हम लोग यहाँ पे टैली करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है, कि अगर हम लोग जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट, तो उनमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात, हमें जितने भी हमने मिनरल्स देखे, एलिमेंट के मिनरल्स देखे, उनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए नेटिव स्टेट, कंबाइंड स्टेट मिनरल्स और मेटलर्जी। मेटलर्जी की अगर बात करते हो तो पायरो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो मेटलर्जी आपके पास क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास सेम पार्ट होगा जो हमें पता होना चाहिए। फिर ये 4 पार्ट है जो हमारा सिलेबस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा पार्ट है जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है जो सिलेबस है। ये हमारा पार्ट है जो सिलेबस है। तो इसमें हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपके पास ये चीजें और किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो आगे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सबसे पहला टर्म लेता हूँ कि सर हमने तो नेटिव स्टेट पढ़ लिया, कंबाइंड स्टेट पढ़ लिया। आपने यहाँ देखे नेटिव स्टेट पढ़ लिया, कंबाइंड पढ़ लिया, मिनरल पढ़ लिया और पढ़ लिया मेटलर्जी पढ़ ली। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आपके पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो सबसे पहला वर्ड आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होती है। तो ये क्या होता है, जब आप लोग ना चट्टानों से, कहते हैं ना बिग प्लैम, बड़े बड़े पत्थरों को जब लेके आते हो तो हम लोग उसको सबसे पहले क्रश करते हैं। क्रश करने का मतलब तोड़ना उसको। ग्राइंड करने का मतलब जैसे आप लोग मिक्सी नहीं लेके आते तो मिक्सी में क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल को स्मॉल साइज पार्टिकल में चेंज किया जाता है। अब स्मॉल साइज पार्टिकल में कैसे चेंज किया जा रहा है? बाय ए मशीन। अब वो मशीन कैसी है जो घर में हम लोग, आप टेक्निकल मशीन यूज कर रहे हो, एक आपके पास मैकेनिकल मशीन यूज कर रहे हो, उसी का उसमें क्या हो गया, एक लार्ज स्केल पे हम लोग मशीन यूज करते हैं। कहाँ? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। सबसे पहले क्या होता है, जो बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में आपको मिले, इसको पुल्वराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्वराइजेशन। आपके पास पुल्वराइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक, इसी मेथड को कि बड़े बड़े चट्टानों को हम लोग किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देते हैं और टुकड़ों में चेंज करके इसको किसमें, पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आपने सुना होगा बजरी रोडी को हम लोग क्रशर बोलते हैं। सुना है ना कि बहुत सारे हैं जो बजरी रोडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रशर बोलते हैं। तो क्रशर ही क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो आते हैं तो चट्टानों के बड़े बड़े फॉर्म में, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल साइज रिड्यूस करके उसको क्रशर बोला जाता है। बजरी को जो हम लोग बोलते हैं तो क्रशर बोलते हैं। तो क्रशर किस लिए बोला जा रहा है? उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दिया गया बाय पुल्वराइजेशन। तो वो हमारे पास नाम होगा किसका? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो आपको नोट ऐसे ही लिखना है कि भाई क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ और। तो पूरा आपको टैली करके लिखना है कि भाई आपके पास और यूजुअली नेचर इन बिग प्लैम, तो उसको ब्रोक करके आप लोग इसमें स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय क्रशर एंड ग्राइंडर। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का। और पुल्वराइजेशन तो क्या कह रहे हैं, जैसे आपके पास गेहूं नहीं पीसते, गेहूं पीसते हैं तो 2 स्टील जो डिस्क होती है उसके बीच में आपके बॉल मिल, तो यहाँ पर भी पुल्वराइजेशन में आपके पास क्या होता है, एक बॉल मिल होती है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं और किस में चेंज आते हैं, आपके पास स्मॉल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स पुल्वराइजेशन। तो पहला पार्ट आपको याद रखना है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या होता है, पुल्वराइजेशन मेथड क्या होता है। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलो। आगे चलते हो तो मेन कहानी आती है आपके पास है क्या, कि कंसंट्रेशन एंड बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो हम लोग इसको नाम देते हैं ओर ड्रेसिंग का। ओर ड्रेसिंग आपने सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लग जाती है तो क्या करता है वो, सबसे पहले बोलता है ड्रेसिंग कर दो इसकी। तो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ क्या है, ड्रेसिंग का मतलब है यहाँ पे अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। क्या कह रहा हूँ कि रिमूवल द अनवांटेड इम्प्योरिटी, रिमूवल द अनवांटेड इम्प्योरिटी, अनवांटेड इम्प्योरिटी। बस समझ में आ गई, अनवांटेड इम्प्योरिटी याद रहेगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओवर ड्रेसिंग। तो आपको देखा होगा कि कई बार चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं इसकी ड्रेसिंग करती है। तो सबसे पहले क्या करता है, कॉटन में आपके पास रुई लेके उसको
रिमूव करता है। जो यहाँ आपके पास कहते हैं ना, जो रेत वगैरह लग रहे हैं उनको रिमूव करता है, डिटॉल से धोता है उसको। दैट इज अनवांटेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। तो सेम मेथड आप लोग क्या करते हो, जो और हमारे पास क्रश होके आते हैं, क्रशिंग से या ग्राइंडिंग से आते हैं, उस ओर का क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। ठीक है, यानी उस ओर को सबसे पहले क्या किया जाता है आपके पास, उसकी इम्प्योरिटी, अनवांटेड इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है। तो बाय विच मेथड, तो हमारे पास ये 6 मेथड आते हैं जिनसे हम लोग उसको रिमूव करते हैं। पहला मेथड कौन सा है, तो सबसे पहला मेथड अगर आप ओवर ड्रेसिंग में बात कर रहे हो तो पहला मेथड आता है हैंड पिकिंग। क्या कह रहा हूँ, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग मेथड सबको पता है। ठीक है, घर में अगर आप लोग चावल दाल, और अगर हम लोग मम्मी जैसे साफ करती है तो क्या करती है, उसमें कंकर पत्थर आ जाते हैं कई बार। तो घर में आपने यूजुअली देखा होगा कि उनको ना बिल्कुल साफ करके, और आपके पास हैंड पिकिंग मेथड का मतलब क्या है कि एक एक दाना हटा के साइड में रखना, दैट इज हैंड पिकिंग। तो एक मेथड हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि अगर आपके पास, हमारे पास जो भी और आ रहे हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बाय नेक डाई हैंड पिकिंग मेथड से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट इज हैंड पिकिंग मेथड। बस समझ में आ गई। अगर आपके पास कहता है कि सर ग्रेविटी सेपरेशन की बात करें, किसकी, ग्रेविटी सेपरेशन, तो इसको कोई ग्रेविटी सेपरेशन को एक बोलता है, कोई लेविगेशन मेथड बोलता है, कोई इसको आपके पास क्या बोलता है कि सर ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, लेविगेशन, या हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग ये भी हम लोग घरेलू मेथड में बहुत करते हैं। चावल दाल को सबसे पहले क्या किया जाता है, हैंड पिकिंग के बाद, साफ करने के बाद उसकी अनवांटेड, क्योंकि वो तो हमारे पास क्या हो गया, हैंड पिकिंग क्यों, क्योंकि नेक डाई से दिख रहा है। अब उसमें ऐसी भी आपके पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो नेक डाई से हमें नहीं दिखती, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग उसको ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग से उसको रिमूव करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, एक ही कंटेनर में उस मटेरियल को डाल के उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो पानी डालते हैं तो क्या होगा, जो लाइट इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होगी, पानी के साथ ऊपर आ जाएंगी, और वो क्या हो जाएगी आपके पास, स्किम्ड ऑफ हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी। तो आपको वहां पता लग गया, दैट मीन्स इसकी हम लोग बात करें, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, या तेज पानी से उस चीज को साफ कर देना, फ्लोइंग वाटर से उसको क्या करना, साफ कर देना। दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा, उसको नाम देते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, या आपके पास लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग नाम से गाड़ियाँ वाड़े धोते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपके पास हैवी प्रेशर से उसको क्या करा जाता है, साफ किया जाता है। तो हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। थर्ड मेथड आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, बड़ा आसान सा मेथड है। इसमें देखिए क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपके पास एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आपके पास मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक, यहां रख लेते हैं इसको, मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। और ये मेरे पास नॉन मैग्नेटिक व्हील है एक, ठीक है। इस पे कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं एक, लगा दिया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस जार से यहां पर और पार्टिकल डालेंगे इस पे, राइट। अब क्या होगा, इस और पार्टिकल में मैग्नेटिक भी पार्टिकल होंगे और नॉन मैग्नेटिक भी। तो ये हमारे पास क्या है, रोलर, मैग्नेटिक रोलर है। तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, इस दोनों जार में आएंगे। कैसे, कुछ पार्टिकल यहाँ पे आएंगे और कुछ पार्टिकल यहाँ पे आएंगे। तो जो आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो तो यहाँ आ जाएंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस मेथड को नाम देते हैं किसका, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं या कूड़ा चुगने वाले होते हैं, तो उनको देखना कभी, वो एक डंडे के अंदर मैग्नेट बांध के घूमते हैं, और उस डंडे को ना ऐसे जमीन पे कहते हैं ना कि घिसटाते हैं इस तरह से। तो उस रेत में से जो भी आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो उस मैग्नेट पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। पर हमें तो लार्ज स्केल में चाहिए, अब हम तो है कि नहीं कि इसमें चुंबक लगा के घूमेंगे हर जगह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सारा व्हील होता है जो मैग्नेटिक व्हील होता है, एक नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है। इस पे कन्वेयर बेल्ट होती है, आपके पास जो और है वो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैग्नेटिक आपके पास पता है बेल्ट के साथ यहाँ से आ जाएंगे, और नॉन मैग्नेटिक आपके पास यहाँ आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, यानी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की। सिमिलरली अगर आपको करना है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन की बात करोगे
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाईली इलेक्ट्रिक अर्क प्रोड्यूस करेंगे। हाईली इलेक्ट्रिक अर्क देंगे तो आपके पास पता है कि इलेक्ट्रिकल पार्टिकल अलग हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रिकल अलग हो जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। फिर अगर आप बात करते हो तो आपके पास और मेथड आते हैं इसमें जिनका हम लोग जिक्र कर सकते हैं, बट पहले आप लोग क्या करोगे, इनको डिस्कस करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास फ्लोरिडेशन है, लीचिंग है, तो इसमें अभी हमारे पास क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कि लीचिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं, फ्लोरिडेशन की बात करते हैं, तो पहले आपके पास इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन करिए, मिनरल्स और के बारे में जानिए, उनके पास जितने फार्मूले हैं उनको टैली कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग किस में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।